हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान काफी महत्वपूर्ण है। यह सामान्य ज्ञान और इस पे आने वाले प्रश्न दिनों दिन कठिन और गहन होते जा रहे हैं। हमारी संस्था ने प्रतियोगी छात्र छात्राओं के हित में इतिहास को रोचक वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इस खंड में आज हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम 1930 से 1947 के घटनाक्रम पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, यह एक बहुत लंबा कालखंड है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान पर इस वीडियो में प्रकाश पड़ेगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने निम्न बिंदुओं में प्रकाश डाला था, जिसको आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम 1920 से 1930 के कालखंड पे केंद्रित था। हाँ दोस्तों, इस खंड में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को नियमित रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी समस्याओं, सुझावों और इस खंड के तहत यदि किसी तथ्य में आपको उलझन पैदा होती है या संदेह होता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें, जिससे हम इस खंड को और अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी बना सकें। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम आज का हमारा विषय 1930 से 1947 के कालखंड पे केंद्रित है। हमने इस वीडियो और तथ्यों को आपके समझ प्रस्तुत करने के लिए जितने प्रमाणिक साक्ष्य, गजेटियर और प्रमाणित पुस्तकों का सहारा लिया है, उसी के आधार पे आपके समझ हम तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, पेशावर दिवस 1932, पत्र बम योजना 1932, महात्मा गांधी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा या हरिजन यात्रा 1933, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छत्तीसगढ़ यात्रा 1935, पंडित जवाहरलाल नेहरू की छत्तीसगढ़ यात्रा 1935, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव और छत्तीसगढ़ की स्थिति 1936-37, छत्तीसगढ़ में प्रमुख जंगल सत्याग्रह, संक्षिप्त विश्लेषण, व्यक्तिगत सत्याग्रह और छत्तीसगढ़ 1940, रायपुर षड्यंत्र केस 1942, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि इस राज्य में सबसे प्रभावी रहा और उसका घटनाक्रम, रायपुर डायनामाइट कांड 1942, संविधान सभा के चुनाव और छत्तीसगढ़ 1946, भारत की स्वतंत्रता और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज आपको प्रकाश डाल रहे हैं। तो आइए देखें, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। राष्ट्रीय तौर पे महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत ब्रिटिश शासन के जन विरोधी नीतियों और कानूनों का अहिंसापूर्वक सत्याग्रह के माध्यम से उल्लंघन करने का निर्णय लिया गया, जिसे हम सिविल डिसओबीडियंस के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन निम्न कार्यक्रमों या बिंदुओं पर केंद्रित था। प्रथम, नमक और जंगल कानूनों का विरोध, मादक पदार्थ और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने आंदोलन के तहत गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम, जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, 12 मार्च 1930 को एक यात्रा गुजरात के तट में, समुद्री तट में दांडी के लिए निकाली। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ब्रिटिश शासन के तत्कालीन जन विरोधी कानून नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी प्रकार के प्रतीकात्मक कार्यक्रम पूरे देश में जगह जगह हुए।
जिससे हमारा राज्य भी अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस ने व्यापक कार्यक्रम निर्धारित किए, जिनमें महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल, रविशंकर शुक्ल आदि प्रमुख नेता थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ के निम्न 5 नेताओं को पंच पांडवों के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, इसमें भी प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की संघर्ष में पंच पांडव कौन थे? तो देखिए दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से वामन राव लाखे जी को पुकारा गया, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल जी को कहा गया, भीम महंत लक्ष्मी नारायण दास, जबकि नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव शिवदास डागा को कहा गया। रायपुर में नमक सत्याग्रह, पंडित रविशंकर शुक्ल ने अप्रैल 1930 में रायपुर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडे से नमक बनाकर आंदोलन का प्रारंभ किया। इसमें उनका सहयोग भाटापारा के सर्वेश्वर प्रसाद मिश्र नामक युवक ने भी किया। बिलासपुर में नमक सत्याग्रह, 17 अप्रैल 1930 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार क्षेत्र में ठाकुर छेदीलाल, शिव दुलारे मुस्र, अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने सनलाइन वाटर से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। मुंगेली में नमक सत्याग्रह पंडित कालीचरण शुक्ल, पंडित राम गोपाल तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। धमतरी में नमक कानून का उल्लंघन, धमतरी में इस आंदोलन का नेतृत्व नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। दुर्ग में नमक कानून का विरोध नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, राम प्रसाद देशमुख, वाईवी तामस्कर, रत्नाकर झा और गंगा प्रसाद चौबे ने किया। धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए नथुजी जगताप जी ने 1 मई 1930 को धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। बिलासपुर में वानर सेना का गठन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस आंदोलन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वासुदेव देवरस ने वानर सेना का गठन किया, जबकि रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम दुबे, जिन्हें बलीराम आजाद के नाम से जाना जाता है, अगस्त 1932 में किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन के लिए डिटेक्टर्स की नियुक्ति। 14 जनवरी 1932 को रविशंकर शुक्ल को इस आंदोलन का प्रथम डिटेक्टर नियुक्त किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र के लगभग सभी नेताओं को कैद में डाल दिया। तब आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने 8 डिटेक्टर नियुक्त किए, जो क्रमशः इस प्रकार थे: पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा, शंकर राव गनौद वाले, श्रीमती राधाबाई। दोस्तों, याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इकलौती महिला डिटेक्टर राधाबाई। पंडित राम नारायण मिश्र हर्सुल, माधव प्रसाद परगनिया, ब्रह्मादेव दुबे और लक्ष्मी प्रसाद तिवारी थे। पेशावर दिवस। 29 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का योगदान। इस आंदोलन के दौरान पुरुष सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद महिलाओं ने, अर्थात हमारे राज्य की बहन बेटियों ने, माताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनमें मंटोराबाई, भुटकीबाई, फुटेनियाबाई, कोजाबाई का महत्वपूर्ण स्थान था। राधाबाई, अप्रैल 1932 को जब द्वितीय पंक्ति के डिटेक्टर की गिरफ्तारी के उपरांत राधाबाई 13 जून 1932 को रायपुर में विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। विदेशी वस्त्रों की दुकानों में पिकेटिंग अर्थात घेराव। बिलासपुर में कालिका प्रसाद दीक्षित की विदेशी वस्त्रों की दुकान में प्रदर्शन किया गया, जबकि कीका भाई की दुकान में भी प्रदर्शन हुआ। पत्र बम योजना। ब्रिटिश समर्थक कर्मचारियों और व्यापारियों को, जो कि अंग्रेजों के चाटुकार थे, आतंकित करने के लिए क्रांतिकारी राम नारायण मिश्र ने पत्र बम अर्थात लेटर में फास्फोरस लगा के उन्हें भेजा, जिससे कई लोगों के मुंह और हाथ जल गए, जिसके कारण राम नारायण मिश्र को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की कठोर कैद की सजा दी गई। उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्मदेव ने डिटेक्टर की भूमिका का निर्वहन किया। हर्षल की, राम नारायण मिश्र हर्षल की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर के गांधी चौक में बंदी दिवस मनाने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। 4 अगस्त 1932 को इस आम सभा की अध्यक्षता ब्रह्मदेव दुबे ने की। महात्मा गांधी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा या हरिजन यात्रा। दोस्तों, मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत ब्रिटिश शासन ने दलित वर्गों के लिए पृथक से आरक्षण की घोषणा की।
महात्मा गांधी ने इसे भारतीयों की एकता के विरुद्ध माना और आमरण अनशन पर बैठ गए। इसका समाधान पूना पैक्ट 1932 में गांधी व अंबेडकर जी के मध्य समझौते से हुआ। इसके उपरांत महात्मा गांधी ने भारत में रचनात्मक सुधार के तहत अछूतोद्धार का कार्यक्रम हाथ में लिया। महाराष्ट्र के बिदर में वर्धा के निकट सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई तथा यहीं से हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस क्रम में महात्मा गांधी ने देशव्यापी भ्रमण किया। महात्मा गांधी इस हेतु 22 से 28 नवंबर 1933 को छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय यात्रा पे आए। उनके साथ इस दौरान एक अंग्रेज महिला मीराबेन ठक्कर बापा, महादेव देसाई और जमुनालाल बजाज की पुत्री आई थी। गांधी की इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। 22 नवंबर 1933 गांधी जी का दुर्ग आगमन। घनश्याम सिंह गुप्ता के मोतीपारा स्थित मकान पे वे रात्रि विश्राम किए। उनकी गाड़ी के चालक धमतरी के डॉक्टर हजारीलाल जैन थे। दुर्ग में 5 क्विंटल में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पे घनश्याम सिंह गुप्ता ने हरिजन कल्याण के लिए चंदे की एक थैली गांधी जी को भेंट की। 23 नवंबर को गांधी जी रायपुर के विक्टोरिया गार्डन, जिसे वर्तमान में मोती बाग के नाम से जाना जाता है, एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 24 नवंबर को रायपुर में लारी स्कूल, जिसे वर्तमान में माधवराव सप्रे हायर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है, में एक जनसभा को संबोधित किया। सतनामी आश्रम और अनाथालय का निरीक्षण किया। मौदाहापारा में स्थित एक हरिजन बस्ती का भ्रमण किया। रायपुर प्रवास में रविशंकर शुक्ल रायपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी रविशंकर शुक्ल के बूढ़ापारा निवास में ठहरे थे। 25 नवंबर गांधी जी की धमतरी की यात्रा। दाजी मराठी कन्याशाला में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। 25 नवंबर को बिलासपुर पहुंचे। गांधी चौक में एक सभा को संबोधित किया। बिलासपुर में गांधी जी रात्रि विश्राम कुंज बिहारी अग्निहोत्री के निवास में किया। इस दौरान गांधी से मुलाकात करने के लिए तत्कालीन राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल स्मिथ पियर्स उनसे मिले। घनश्याम सिंह गुप्ता दुर्ग के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें विधान पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न आता है कि विधान पुरुष कौन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान घनश्याम सिंह गुप्ता को विधान पुरुष कहा जाता है, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत माधव प्रसाद दुबे को विधान पुरुष के नाम से भी जाना गया है। 1915 में होम रूल लीग की शाखा उन्होंने दुर्ग में स्थापित की थी। किन्होंने? घनश्याम सिंह गुप्ता। आर्य समाज आंदोलन से जुड़े रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे। दुर्ग में तुलाराम आर्य कन्या की विद्यालय की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू की छत्तीसगढ़ यात्रा। दिसंबर 1935 में रायपुर में शिक्षकों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद ने किया, जबकि समापन समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव और छत्तीसगढ़ सीपी एंड बरार राज्य। 1935 के संवैधानिक सुधारों के तहत अंग्रेजों ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा की, जिसके तहत 1936-37 में निर्वाचन हुए, जिनमें मध्य प्रांत के चुनाव में इस क्षेत्र से 8 प्रतिनिधि चुने गए, जो क्रमशः इस प्रकार थे: राघवेंद्र राव बिलासपुर, रामगोपाल तिवारी मुंगेली, अमर सिंह सहगल कटघोरा, बैरिस्टर छेदीलाल जांजगीर, ठाकुर प्यारेलाल रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल सरायपाली, खूबचंद बघेल धरसीमा, वायवी तामस्कर महासमुंद। इन चुनाव के उपरांत सर्वप्रथम स्वतंत्र दल के इंजीनियर राघवेंद्र राव ने सरकार बनाई, किंतु यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और उसके उपरांत NB खरे ने, नर्मदा भास्कर खरे ने नई सरकार बनाई, जिसमें रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्री रहते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल ने विद्या मंदिर योजना की शुरुआत की। 30 जुलाई 1937 को प्रथम विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्ता चुने गए। 15 नवंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने की वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह और छत्तीसगढ़। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन किया तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही राष्ट्रीय स्तर पे विनोबा भावे थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल को माना जाता है। 21 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में युद्ध विरोधी भाषण दिया और उन्हें गिरफ्तार करके 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया।
बिलासपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह ठाकुर छेदीलाल, रामगोपाल तिवारी और अमर सिंह सहगल के नेतृत्व में चलाया गया। दुर्ग में व्यक्तिगत सत्याग्रह घनश्याम सिंह गुप्ता के नेतृत्व में यह सत्याग्रह के लिए प्रचार समिति का गठन किया, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्ता, PR डोनगांवकर, YV तामस्कर, मोहनलाल बाकलीवाल और रत्नाकर झा शामिल थे। रायपुर षड्यंत्र केस 1942। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई। छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए रायपुर के अवधिया पारा निवासी परशुराम सोनी के नेतृत्व में रायपुर षड्यंत्र केस किया गया। इसके तहत परशुराम सोनी ने गिरीलाल लोहार से पिस्तौल या रिवॉल्वर बनाने की कला सीखी, होरीलाल से बम बनाने का कौशल सीखा। बनाए हुए पिस्तौल और बम का परीक्षण रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में किया गया, किंतु संदिग्ध गतिविधियां होने की वजह से राजकुमार कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल मिस्टर पियर्स ने पुलिस को सूचना दे दी। मालवीय रोड स्थित ओरिएंटल होटल में छापा मारा गया तथा सुखनंदन नामक क्रांतिकारी की मुखबरी पर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें परशुराम सोनी, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, कृष्णराम थीटे, कांति कुमार भारती, दशरथ लाल चौबे, कुंज बिहारी चौबे प्रमुख थे। इन पे मुकदमा श्री PP भादुड़ी एडवोकेट ने लड़ा। इन्हें कई वर्षों की सजा मिली, किंतु मध्य प्रांत सरकार ने 26 जून 1946 को इन सभी क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। वर्धा प्रस्ताव तथा बॉम्बे अधिवेशन में स्वीकृति के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई और क्विट इंडिया का सुप्रसिद्ध नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के नेता अधिवेशन में भाग लेने के लिए बॉम्बे गए हुए थे। वापसी में मलकापुर स्टेशन में इन्हें ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास और यतिनलाल तथा शिवदास डागा प्रमुख थे। गिरफ्तारी के विरुद्ध 9 अगस्त 1942 में छत्तीसगढ़ बंद रहा। तब रणवीर सिंह शास्त्री, जो छात्र नेता थे, के नेतृत्व में छात्रों ने एक विशाल जुलूस निकाला। रणवीर सिंह शास्त्री को रेल के डिब्बों के कनेक्शन काटने, टेलीफोन काटने के आरोप में जेल भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में केशव प्रसाद वर्मा ने अग्रदूत नामक समाचार पत्र निकाला। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। मौलाना अब्दुल रऊफ स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपना यह सुप्रसिद्ध शेर पढ़ा, हुकूमत ने लगाकर 108 की महबी सनद दी है, तलवार से बढ़कर जुआ मेरी। दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गतिविधियां। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल ने 28 अगस्त 1942 को दुर्ग कचहरी भवन में आग लगा दी। उसी प्रकार 5 सितंबर को जसवंत सिंह ठाकुर और रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल ने नगर पालिका भवन को भी आग के हवाले कर दिया। ईश्वरी चरण शुक्ल तथा नारायण दास राठौर ने 1944 में रायपुर में टेलीफोन के कनेक्शन काटने और लेटर बॉक्स जलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। रायपुर डायनामाइट कांड। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ा देने की योजना बनाई गई, जिनमें मिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास बावरिया, जय नारायण पांडे प्रमुख थे, किंतु यह प्रयास असफल रहा। संविधान सभा के चुनाव और छत्तीसगढ़। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 389 सदस्यीय संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए, जिसमें मध्य प्रांत विधानसभा ने इस क्षेत्र के लिए 3 प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया, जिनमें पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता निर्वाचित सदस्य बने, जबकि देशी रियासतों की तरफ से 3 सदस्यों को संविधान सभा में मनोनीत किया गया, जिनमें रघुराज सिंह सरगुजा रियासत, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ रियासत तथा राम प्रसाद पोटाई कांकेर और बस्तर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पे संविधान सभा में मनोनीत किए गए। भारत की स्वतंत्रता और छत्तीसगढ़। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पे पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर के सीतामढ़ी में राष्ट्रध्वज अर्थात तिरंगे को लहराया, जबकि रायपुर में तिरंगा फहराने का श्रेय सरकारी कार्यक्रम में तत्कालीन खाद्य मंत्री आर.के. पाटिल को दिया गया। किंतु इस अवसर पे सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वामनराव लाखे ने जनप्रतिनिधियों के तहत गांधी चौक में तिरंगा फहराया। बिलासपुर में राष्ट्रध्वज फहराने का श्रेय रामगोपाल तिवारी को मिला, जबकि दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता को। देशी रियासतें और उनका विलय। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें और 30 जमींदारियां थीं। सबसे बड़ी रियासत बस्तर और सबसे छोटी रियासत शक्ति थी। रियासतों का एकीकरण करने के लिए तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। सबसे पहली रियासत खैरागढ़ थी, जिसने 5 अगस्त 1947 को विलय के अनुबंध पत्र पर अपनी सहमति कायम की, जबकि नागपुर में 15 अगस्त 1947 को अंतिम तौर पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने का श्रेय राजनांदगांव रियासत की तरफ से महारानी जयंती देवी को जाता है, जो अपने अल्पवयस्क पुत्र की तरफ से इस विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 को तत्कालीन भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 14 रियासतों को मध्य प्रांत में समाहित कर लिया गया। दोस्तों, हमने इस कालखंड की महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके समक्ष चार्ट स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत किया। विश्वास है कि आपको इससे काफी रोचक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। फिर भी आपके सुझाव कि आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं, आपको परीक्षा में किस तरह से फायदा हो सकता है, हमें जरूर दें। इस कड़ी में हमारा अगला वीडियो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास के तहत छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का विशद गहन अध्ययन हम प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो के लिए रुद्रा इंस्टीट्यूट ने काफ़ी मेहनत की, आपको प्रस्तुत किया। फिर भी हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और खासतौर पर अपने सुझाव जरूर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स।